एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म इन थर्मल प्रोसेस। इनको मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी हम कहते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है वो थर्मल कंडक्शन है। थर्मल कंडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जो मोस्टली हमें सॉलिड्स में जो है वो नजर आता है। थर्मल कंडक्शन है क्या? द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट। हीट को हम आमतौर पे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इस पूरे चैप्टर में हमने हीट को क्यू से रिप्रेजेंट किया है। कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन। एनर्जी ट्रांसफर जो है वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, थर्मल कंडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली, द ट्रांसफर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन एटॉमिक स्केल as an exchange of kinetic energy between microscopic particles, molecules, atom, and free electrons, in which less energetic particles gain energy in the collision with more energetic particles. माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है कि इसके अंदर जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बेसिकली एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किस तरह से होता है कि एक हाई एनर्जी कैरिंग एटम, मॉलिक्यूल या फ्री इलेक्ट्रॉन जब दूसरे किसी पार्टिकल के साथ टकराता है तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। अब हमें पता है कि जो सॉलिड्स हैं बेसिकली, सॉलिड्स के अंदर जो मोशन होती है एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, वो कौन सी होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है मोस्टली। तो जब कोई भी एक पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है और जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो मिल जाती है, तो वो क्या करता है कि वो उस एनर्जी की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जब उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होगा उस पार्टिकल का, तो अंडरस्टूड है कि वो अपनी जो रेंज है उससे बाहर निकलेगा और दूसरे पार्टिकल्स के साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा। जब वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी का एक जो फ्रैक्शन हम कह लें, या डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन, कि अगर हेड ऑन कोलिजन है तो अपनी एनर्जी का एक मेजर पार्ट जो है वो उस पार्टिकल को ट्रांसफर कर देगा। अब जब अपनी एनर्जी का मेजर जो वो पार्ट है उसको ट्रांसफर करेगा दूसरे पार्टिकल को, तो इट विल डूइंग द सेम थिंग, कि वो दोबारा वो जो पार्टिकल जिसको एनर्जी मिली है तो वो अब एक्साइटेड स्टेट में आ गया, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया एंड सो ऑन। ये एक तरह का चेन जो है वो रिएक्शन बन जाएगा और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे पार्टिकल में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी और इस तरह से एक फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्शन या सिंपल कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। तो इस तरह से मोस्टली जो सॉलिड है उनमें जो है ये हमें नजर आता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू होल्ड वन एंड ऑफ अ लॉन्ग मेटल बार एंड insert द अदर एंड इनटू अ फ्लेम। वो कहता है कि हम एक लॉन्ग मेटल बार लेते हैं, ठीक है, उसको एक हिस्सा अपने हाथ में रख लेते हैं और दूसरा हिस्सा जो है उसका फ्लेम में किसी भी बर्नर के ऊपर रख देते हैं। यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर of the metal in your hand soon increases। कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो हिस्सा आपके हाथ में उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। देखो उस हिस्से का थर्मल कोई कांटेक्ट नहीं है फ्लेम के साथ, वो आपके हाथ में, लेकिन फिर भी आपको उसकी जो हीट, उसकी जो टेम्परेचर है उसमें एक इंक्रीमेंट जो है या इंक्रीज जो है वो फील होता है, ठीक है। द एनर्जी रीचेज योर हैंड बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन, ठीक है। Initially, before the rod is inserted into the flame, the microscopic particles in the metal are vibrating about their equilibrium position. As the flame rises the temperature of the rod, the particles near the flame begin to vibrate with greater and greater amplitude। वही सारी की सारी बात जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की है कि मेन पोजीशन के अराउंड जो है वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट की मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी तो उनका एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज, तो वो क्या होगा? वाइब्रेट विद ग्रेटर एंड ग्रेटर एम्पलीट्यूड। दीज पार्टिकल्स इन टर्न कोलाइड with their neighbors and transfer some of their energy in the collisions. Slowly, the amplitudes of the vibration of the metal atoms and electrons uh, further and further from the flame increases until eventually these in the metal near your hand are affected। कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो पार्टिकल एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी हमारे हाथ तक
पहुंच जाएगी। This increased vibration is detected by increase in the temperature of the metal and of your potentially burned hand. अब बेसिकली ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ये काइनेटिक एनर्जी है जो ड्यू टू मोशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो वो शुरू में लिखा भी था काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो वो जो हीट एनर्जी उसको मिल रही है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड दैट इट इज ट्रांसफर्ड। ठीक है। अब ये एनर्जी ट्रांसफर का जो है एक मैकेनिज्म यहाँ पे दिखाया हुआ है। द ऑपोजिट फेसेस are at different temperature where TH is greater than TC। तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है जहाँ हाई टेम्परेचर है वहां से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर थ्रू अ कंडक्टिंग स्लैब विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड थिकनेस डेल्टा एक्स। अभी हमारे पास एक स्लैब है जिसका एक फेस जो है लेफ्ट साइड वाला उसकी एनर्जी जो उसका जो टेम्परेचर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय TH, वो हाई टेम्परेचर है। और जो दूसरी साइड है राइट साइड उसका टेम्परेचर TC है। थिकनेस जो है वो डेल्टा एक्स है। और जो एरिया है दैट इज ए सरफेस एरिया। और जो ट्रांसफर ऑफ हीट है इस रेड एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इट शोज दैट द एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है। अब डिपेंडेंस जो है वो किसके ऊपर है इसकी कंडक्शन की। द रेट ऑफ थर्मल कंडक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड। देखो कुछ पार्टिकल्स कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। कुछ होते हैं जो बैड कंडक्टर हैं। जिस तरह से हम चलो फर्ज कर लेते हैं जो मेटल्स हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज कंपेयर टू वुड। तो वुड की जो कंडक्टिविटी है हीट की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है। तो जो अच्छा कंडक्टर होगा हीट का वो ज़्यादा हीट तेज़ी से हीट जो है वो ट्रांसफर करेगा। और जो अच्छा कंडक्टर नहीं है उसके अंदर जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो इतनी रैपिड नहीं होगी। तो जो रेट ऑफ थर्मल कंडक्शन है डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल it is possible to hold a piece of asbestos in a flame indefinitely, which implies that very little energy is conducted through the asbestos. In general, metal are good thermal conductors, and materials such as crosstalk, paper, and fiberglass are poor conductors। ये जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और हमारे पास जो बाकी इस तरह के फाइबर ग्लास और ये पेपर टाइप की जो चीज़ें हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इनमें हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती। गैसेस और ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स। गैसेस भी अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट के लिए। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान इनके में जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इस वजह से उसमें भी जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो इतना अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है वो शेयर किया हुआ है जिसमें P जो है P हैज़ द यूनिट्स ऑफ वाट्स व्हेन Q इज इन जॉल्स। देखो Q जो है वो एनर्जी है और T जो है वो टाइम है। X डेल्टा X जो है दैट इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। ये जो भी हमारे पास है A जो है उसका एरिया है। डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो जो P है दैट इज इक्वल्स टू द फ्रैक्शन ऑफ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये जो Q ओवर T है ये रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय थिकनेस। ठीक है। थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कम होगा। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। जब हम इस प्रपोर्शन के साइन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास के जो है वो कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और ये डेल टी ओवर डेल एक्स को हमने डी टी ओवर डी एक्स लिख दिया विच इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस।
तो ये फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट with respect to the different parameters of the material we have considered। और इस टोटल एक्सप्रेशन को हम पी से यानी पावर से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम वॉट में मेजर कर रहे हैं। dt over dx फर्दर जो है दैट इज इक्वल्स टू द टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस उतनी ज़्यादा होगी, और लेंथ जितनी कम होगी उतना ज़्यादा जो है टेम्परेचर तेज़ी से चेंज होगा। ठीक है, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है वो एनर्जी को प्रोपोगेट करना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोपोगेट करेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो डेसिपेट भी होती जाएगी। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। एक जो रेट ऑफ हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट है Q over T, इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। सेकेंडली टेम्परेचर डिफरेंस है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, और जो लेंथ या थिकनेस हम कह रहे हैं उस मटेरियल की वो जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट उतना कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हीट को जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा उतनी ज़्यादा जो डेसिपेशन है वो उसमें आती जाएगी। ठीक है, कन्वेक्शन बेसिकली मोस्टली जो है वो गैसेस में होता है। कन्वेक्शन के अंदर एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो मूव करते हैं। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स की वजह से कन्वेक्शन होती है। इस तरह से देखो, कन्वेक्शन कंडक्शन में क्या हुआ था कि मॉलिक्यूल या एटम्स मूव नहीं कर रहे थे, सिर्फ वो अपनी एनर्जी को आगे जो है वो प्रोपोगेट कर रहे थे। लेकिन कन्वेक्शन में इस तरह से नहीं होता। कन्वेक्शन में क्या होगा कि पूरे का पूरा जो एटम या मॉलिक्यूल जो एनर्जी कैरी कर रहा है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह चला जाएगा, और जब वो एक जगह से डिस्प्लेस होकर जिस जगह पे पहुंचेगा वहां का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, कन्वेक्शन के अंदर एक्चुअल मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से चेंज आता है temperature में। At one time or another you probably have warmed your hand by holding them over an open flame। अक्सर सर्दियों में इस तरह होता है कि आग जल रही है, उसके ऊपर हम हाथ जो है उसको वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। In this situation the air directly above the flame is heated and expands। As a result the density of the air decreases and the air rises। जब टेम्परेचर जो है एयर का इंक्रीज होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर स्टार्ट मूविंग फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो उसका जो डेंसिटी है एयर की वो कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम होगी इट विल स्टार्ट राइजिंग, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। दिस हॉट एयर वार्म्स योर हैंड एज इट फ्लोज बाय। जब वो हमारे हाथ के पास से गुजरेंगे, हमारे हाथ पे आके जो है वो कोलाइड करेंगे, तो हमारे हाथों को क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। एनर्जी ट्रांसफर बाय द मूवमेंट by the movement of warm substance is said to have been transferred by convection। कि एक्चुअल मोशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी यानी उनकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, बल्कि दे आर एक्चुअली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू another which is a form of matter transfer when resulting from differences in densities. As with air around a fire, the process is referred as a natural convection। Air flows at a beach is an example of uh, natural convection। कि जो बेसिकली ये वो जो सी ब्रीज और एयर ब्रीज है वो वाला कॉन्सेप्ट है, कि जब हवा जो है वो गर्म होगी बीच के ऊपर, तो वो टेम्परेचर जो है वो राइज होता है जब सूरज की जो है वो रेडिएशंस पड़ती हैं, तो जो वाटर का टेम्परेचर है वो स्लोली राइज होता है एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ सैंड। सैंड का टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी राइज हो जाता है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है,
तो वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली दैट इज ड्यू टू द नेचुरल कन्वेक्शन। और जो वाटर का टेम्परेचर है उसकी जो लेटेंट हीट है वो ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसका टेम्परेचर देर से राइज होता है और वो डिक्रीज भी देर से होता है। ठीक है। तो इस वजह से रात के टाइम जो समंदर की जो सी ब्रीज है वो थोड़ी जो है वार्मर होती है एज कम्पेयर टू लैंड ब्रीज, और दिन के टाइम जो है वो सी ब्रीज जो है वो उसका टेम्परेचर लेस होता है एज कम्पेयर टू लैंड ब्रीज। ठीक है। As it mixing that occurs at surface water in a lake cools and sinks when the heat when the heated substance is forced to move when heated substance is forced to move by a fan or pump, as in some hot air and hot water heat systems, the process is called forced convection. जब हम खुद से जो है वो एयर एक्सचेंज करेंगे, जिस तरह से हम एग्जॉस्ट फैन लगा लेते हैं रूम के अंदर, तो वो एक फोर्स्ड एक्सचेंज ऑफ क्या है, एयर है, तो उसको हम फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं। लेकिन जो खुद ब खुद जो खुद ब खुद होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है। तो दो कन्वेक्शन के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक नेचुरल है जिस तरह से सी ब्रीज लैंड ब्रीज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, और एक फोर्स कन्वेक्शन है जिसके अंदर हम खुद से जो है वो एयर एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है। और ये जो एयर एक्सचेंज के अंदर हॉट और कोल्ड जो है ना वो एयर एक्सचेंज के अंदर जो हॉट एंड कोल्ड एयर है उनका जो एक्सचेंज है ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स या एटम्स की वजह से, वो जो मोशन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स है वो उन्हीं को हम बेसिकली कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। ठीक है। रेडिएशन के अंदर बेसिकली रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनके थ्रू एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, जिसका एक बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही एक अच्छा जो सोर्स है दैट इज सन। कि जो सन से हमारे पास एनर्जी पहुंच रही है दैट इज ऑल ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है। तो रेडिएशन को मूव करने के लिए किसी भी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब जिस तरह से सन से जो हम तक एनर्जी पहुंच रही है दैट इज रीचिंग अस थ्रू द स्पेस, तो उसके लिए हमें किसी किस्म के किसी मीडियम की जो जरूरत है वो नहीं है। उसके अंदर डायरेक्ट एनर्जी जो है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हम तक पहुंचती है। द थर्ड मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वी शैल डिस्कस इन थर्मल रेडिएशन। all object all objects radiate energy continuously in the form of electromagnetic waves produced by thermal vibration of the molecule। जितनी भी बॉडीज हैं वो सब के सब एनर्जी एब्जॉर्ब भी करती हैं और वो सब के सब एनर्जी रिलीज भी करती हैं। जितनी भी बॉडीज हैं सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है और कितनी एनर्जी जो है वो रेडिएट कर रही है। जिस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का हमने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आइडियल एब्जॉर्बर है, आइडियल जो है वो रेडिएटर है। उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की जो बॉडीज है वो बहुत तेजी से एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती हैं और उनको रेडिएट भी करती हैं। तो वो सारी की सारी जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन या जो उनके एमिशन है दैट इज ऑल ड्यू टू द रेडिएशन। तो रेडिएशन के अंदर किसी भी किस्म के ना तो हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो एब्जॉर्ब भी होती हैं, जो एमिट भी होती हैं, और ये किसी भी तरह की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ, देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जिस तरह से जो विजिबल लाइट है ये भी बेसिकली रेडिएशन है। जो लाइट हमें नजर आती है विजिबल लाइट, ये भी रेडिएशन है। हमारे पास जो रेडिएशन है उसका पूरा एक स्पेक्ट्रम है जो रेडियो वेव से स्टार्ट होके हमारे पास एक्स रेज और गैमा रेज तक जाता है। उसके अंदर डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट है और विजिबल लाइट है जिसमें माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं। तो ये सारी रेडिएशन हैं जो जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। The rate at which the surface of an object radiate energy is proportional to the fourth power of the absolute temperature of the surface, known as the Stephen's law। जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि rate at which
the surface of an object radiates energy is proportional to the fourth power of the absolute temperature of the surface। कि जिस रेट से एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही है किसी भी सरफेस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी उसके टेम्परेचर की फोर्थ पावर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन नंबर 20.19 के अंदर P इज इक्वल्स टू सिग्मा ए ई टू द रेज पावर 4, वेयर P जो है वो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की विच आर रेडिएटेड, सिग्मा इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। ई जो है वो एमिसिविटी है यानी emission है। T is the surface temperature in Kelvin. The value of the E can be vary between 0 and unity depending upon the properties of the surface of the object. The emissivity is equal to the absorptivity, which is the fraction of the incoming radiation that the surface absorbs. बेसिकली जो एमिसिविटी absorptivity है, ये दोनों जो है डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर के ऊपर। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसकी जो ये दोनों हम उसकी एमिसिविटी या एब्जॉर्बिविटी देखें तो वो दोनों आइडियल हैं, तो उसके लिए ई की वैल्यू जो है वो 1 होती है। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी रेडिएशन को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा और या एमिट नहीं कर रहा, तो उसके लिए ई की वैल्यू 0 भी हो सकती है। वैसे जो इसकी वैल्यू है वो 0 to 1 वेरी करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मोड है, मैकेनिज्म है। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी कोई क्यूरी है या कोई भी सवाल है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं।